ठीक रख सकते हैं। तो फिर जब हम इन छोटी-छोटी चीज़ों से कोरोना जैसी महामारी से लड़ सकते हैं, कोरोना से बचाव कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने जीवन की जो और भी दिक्कतें हैं, जो छोटी-छोटी और समस्याएँ हैं, उनसे बचने के लिए भी हम अपने वैदिक कल्चर की मेडिसिन का उपयोग करें। हमारे दादी-नानी के जो नुस्खे थे, जो हमारे कल्चर में थे, हम घर-घर में ये जानते थे। जैसे आज डॉक्टर जोशी बोलेंगे तो आपको बताएँगे कि स्पाइन में किस तरीके से आप घरेलू नुस्खों से ठीक कर सकते हैं। हम उनके नाभि के सेशन में हम जानते हैं कि नाभि में तेल डाल के या किन-किन चीज़ों से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इलाज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जानोगे, तो अब ज़रूरी है कि हम अपने आप को सीखें। और आज एक रिक्वेस्ट और करूँगा कि अगर आप लोग के साथ आपके बच्चे भी बैठे हैं यहाँ पे, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो हैं वो अपने बच्चों को, अपने परिवार को ध्यान रखने वाले हैं। और अगर अभी से हम अपनी इस यंग पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को सिखाएँगे, इनको सबको अभी से हम बताते हुए चलेंगे, तो आगे चल के इनकी लाइफ़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो ये ज़रूरी है कि हम सब सीखें, आप लोगों से हम सीखें, हमसे आने वाली पीढ़ी सीखे, और इस तरीके से हम सबको सिखाते हुए आगे चलें और सबको अपनाएँ। तो अगर बच्चे भी आज सुनेंगे, इन चीज़ों को अपनाएँगे, हालाँकि आप लोग सुन के इसको अपने बच्चों को ज़रूर बताइएगा, अपने परिवार को ज़रूर बताइएगा, जो भी उपाय हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रेमेडीज़ हैं, चाहे वो बेस्ट फ्लावर हो, कलर हो या कुछ भी हो, इन सब चीज़ों को आप ही सीखें, अपने परिवार को सिखाएँ, क्योंकि ये केवल सुनने वाली चीज़ नहीं है कि आज आपने सुना और इसके बाद इसको आपने जान के रख लिया। इसको आपको पूरे परिवार को बताना है, जहाँ पे आपको मौका लगता है, जिनको भी आप सिखा सकते हैं, जिनको भी आप बता सकते हैं, और इसका फ़ायदा जो भी उठा सकता है, उनको आपको बताना है। इसके लिए और जानने के लिए हमारी वर्कशॉप्स रहती हैं, हमारी साधना जी, अनीता जी, डॉक्टर अजय जोशी, दीपिका जी, हम सब लोग अवेलेबल रहते हैं, अपनी कंसल्टेंसी में भी अवेलेबल रहते हैं। वैसे भी आप सब लोगों से बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि जो भी सवालात हैं, उनके आंसर करें, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में हम आप लोगों से बात करें। तो यही सब चीज़ें हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, यही सब चीज़ें हैं जिनको हर किसी को बताना है। और होलिस्टिक भारत का जो हमारा मिशन है कि हम एक-एक परिवार को होलिस्टिक परिवार बनाएँ। एक-एक परिवार में एक ऐसा थेरेपिस्ट, होलिस्टिक थेरेपिस्ट बनाएँ, होलिस्टिक एजुकेटर बनाएँ, जिसको ये पता हो कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस वक़्त पे क्या चीज़ें करनी है, अपनी प्रकृति को कैसे पहचानना है, वात, पित्त, कफ के हिसाब से हमें क्या करना है। क्योंकि कहीं न कहीं जब हम कुछ भी करते हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी थेरेपी लेते हैं, क्या कोई भी लाइफ़स्टाइल जीना स्टार्ट करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर को क्या चीज़ फ़ायदा करती है, क्या चीज़ नुकसान करती है। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि जो चीज़ दूसरों को फ़ायदा कर रही है, ज़रूरी नहीं है वो हमें भी फ़ायदा करे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम सबकी प्रकृतियाँ अलग-अलग होती हैं। आयुर्वेद में बहुत सारे तरीके से प्रकृति को जाँचना बताया गया है, और बहुत सारी प्रकृति बताई गई है वात, पित्त, कफ के हिसाब से। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन त्रिदोष के हिसाब से या नेचुरोपैथी के हिसाब से या किसी भी वे से, ये सारे वे एक ही हैं, ये एक ही जगह से ओरिजिन हुए हैं, बस कहने के तरीके अलग-अलग होते हैं। चाहे कलर के हिसाब से आप अपने आप को समझें, चाहे नेचुरोपैथी के हिसाब से अपने आप को समझें, आयुर्वेद के हिसाब से अपने आप को समझें, उसी तरीके से अपना फूड डिसाइड करें, उसी तरीके से आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन-सी एक्सरसाइज़ करनी है, कौन से योग के आसन करने हैं, कौन से प्राणायाम करने हैं, और कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे आपके लिए खाना खाना बहुत ज़रूरी है, और खाने में कौन-कौन सी चीज़ें आपको सूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ये हमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। और यहाँ एक चीज़ और मैं जोड़ दूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है वो एज एंड स्पाइन पे है। तो एक एज के साथ बहुत सारी चीज़ें हमें बदलनी पड़ती हैं। पुरानी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, जो चीज़ें हमें पहले फ़ायदा करती रहीं, हो सकता है आगे वो हमें फ़ायदा ना करें, या उतनी क्वांटिटी में हमें लेने की ज़रूरत ना हो। तो हर एक इंसान को अपने आस-पास किसी एक ऐसे होलिस्टिक थेरेपिस्ट से कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है, जो उनको टाइम टू टाइम गाइड करे। जैसे आप लोग साल में एक बार अपना बॉडी चेकअप कराते हैं, या कभी कुछ भी चीज़ के लिए चेकअप तब कराते हैं जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है। उससे अच्छा है कि प्रॉब्लम आने से पहले ही अपने शरीर को समझ लें। मैं 2 चीज़ों पे हमेशा बहुत कंसर्न रहता हूँ, दो बहुत ज़ोर देता हूँ अपने लोगों को, कि आप साल में एक बार अपने शरीर का हेल्थ चेकअप करके अपने आप को होलिस्टिक लाइफ़स्टाइल के हिसाब से गाइड ज़रूर करें। साथ के साथ किसी अच्छे एस्ट्रोलॉयर से अपनी कुंडली को ज़रूर दिखाएँ, और साल में एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजी भी पूरी एक बहुत साइंस है, जिसका हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। और हम जो चीज़ें करते हैं, जैसे अभी कलर थेरेपी आप जो जानेंगे, वो एस्ट्रोलॉजी और ये नेचुरोपैथी सारी आपस में जुड़ी हुई हैं। ये सारी होलिस्टिक हीलर्स, हीलिंग थेरेपीज़ हैं, जो आपका इलाज करने का काम करेंगी। तो आज ये होलिस्टिक एजुकेशन, होलिस्टिक थेरेपीज़ और होलिस्टिक लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुई है हमारे लिए। हम अपने आप को फिज़िकली, मेंटली, मोरली, सोशली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली, इन सातों तरीकों से अगर हेल्दी रखेंगे, तो हम हेल्दी हैं। किसी ऐसा ज़रूरी नहीं होता हमेशा कि बंदा सामने से अच्छा दिख रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो अंदर से भी खुश हो, और जो अंदर से खुश नहीं है, तो उसका काम के ऊपर इफ़ेक्ट आएगा। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपके मन में
किसी के लिए करुणा दया का भाव नहीं आता है, आप बहुत रूड हो तो वो भी आपको प्रॉब्लम लेके आएगा। ये आपको साधना जी आज बताएंगी कैसे मन के भाव आपकी बीमारियों को लेके आते हैं, कैसे आप अगर अपने मन के विचारों को नहीं व्यक्त कर पाते हैं तो आपको सर्वाइकल या स्पाइन की दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मोरल हेल्थ हमारी बहुत ज़रूरी है। अगर मन में हमारे अच्छे विचार रहेंगे दूसरों के लिए, सद्भाव के विचार रहेंगे, तो हम अपने आप को हेल्दी रखने के साथ साथ दूसरे समाज को भी हेल्दी रख पाएंगे, अपने परिवार को रख पाएंगे। ग्रेटिट्यूड का नेचर हमेशा होना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बातों को आज आप जानेंगे। यहाँ मैं अपने आप को यही रोकूंगा और मैं कहूँगा साधना जी से कि सेशन को आगे बढ़ाएं। साधना जी के बाद अनीता जी, उसके बाद डॉक्टर अजय जोशी आपको बताएंगे, फिर मैं इस सेशन में कुछ जोड़ने की कोशिश करूंगा। बाकी हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी लेंगे, लेकिन आज का सेशन क्योंकि हम 6 बजे एंड करेंगे और अगले सेशन के लिए हम मंडे को अगेन फिर से आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप फिर से इसी वक्त जुड़िएगा। तो तब तक आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। मैं निवेदन करूंगा साधना जी से कि एक बार वो आए और इस पे बात कर लें। धन्यवाद मयंक जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह हमारा वैदिक साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ था कि हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, और उसी कारण हमारे पहले के जो हमारे वो थे, हमारे पूर्वज थे, वो स्वस्थ रहते थे। आज का जो ये सेशन है उसमें हम उसी चीज़ों को, हम बातें हमारी वही वैदिक साइंस से हैं, उसी को हम वापस सामने ला रहे हैं ताकि लोगों तक पहुंचे ये बातें और लोग इनको अपनाएं। ये बातें सिर्फ सुनने की नहीं है, इसे अप्लाई भी करना है। जब आप अप्लाई करेंगे तब आपको इसके इफेक्ट दिखेंगे और तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ कितनी इफेक्टिव है। तो आज मैं आपको कलर थेरेपी के बारे में बताना चाहूँगी कि किस तरह एज और स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम को आप कलर थेरेपी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। कलर थेरेपी अगर हम कहें तो कलर्स का हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई कलर नापसंद है। इसके पीछे भी एक कारण है। हम पसंद और नापसंद से ये जान सकते हैं कि उस इंसान का कौन सा अंदर कौन सा ऑर्गन ज़्यादा इफेक्टेड है और कौन सा ऑर्गन नहीं इफेक्टेड है। यहाँ मैं बात कर रही हूँ एनर्जी ट्रीटमेंट का। तो जब आपको कोई कलर पसंद है या कोई कलर नापसंद है, उससे हम ये जानते हैं कि आपके अंदर की कौन सी एनर्जी जो है वो इफेक्टेड है। ऐसे ही हम अगर देखें तो कलर थेरेपी का हमारे ऋषि मुनियों को पूरा ज्ञान था। ऋषि मुनियों को हमारा कलर थेरेपी का पूरा ज्ञान था, तो उन्होंने हमारे सारे जो हमारे हमारे त्योहार हैं उन्हें कलर से जोड़ा। तो हम होली का अगर उदाहरण लेते हैं एक, तो होली में अगर हम नेचुरल कलर्स अपने पूरी बॉडी में लगाते हैं तो हमें सारे साल के लिए इम्यूनिटी हमारी बॉडी में आती है। ये जब आप करेंगे तब आपको पता चलेगा। अब आजकल तो नेचुरल कलर्स की जगह केमिकल ओरिएंटेड कलर्स आ गए हैं, वो हमें फ़ायदा नहीं करेंगे। फ़ायदा करेंगे नेचुरल कलर्स, फूलों के और इन सब के। ऐसे ही अगर हम देखें तो बच्चों को जो हम नज़र का टीका लगाते हैं, वो डिफरेंट जगह पे नज़र का टीका लगाते हैं, ये कुछ नहीं है, कलर थेरेपी है। आपको पता चलेगा जब आप डीप ज्ञान करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कान के पीछे अगर हम काला टीका लगाते हैं छोटे बच्चों के, तो उसका इम्यूनिटी सिस्टम ग्रो करता है, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं। ऐसे ही आलता, मेहंदी, ये सब कलर थेरेपी है। कलर थेरेपी से जो हमारे त्योहारों में इन सब चीज़ों को लिया गया है, वो त्योहार जिस जिस मौसम में आते हैं उस मौसम में अगर हम ये मेहंदी, आलता ये सब लगाते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। और लास्टली मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हम बिंदी लगाते हैं, बिंदी का पोर्शन हमारे दोनों भवों के बीच में है। ये जो जगह है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की है। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे अगर हम लाल कलर का टीका लगाते हैं या बिंदी लगाते हैं तो ये है पिट्यूटरी ग्लैंड का कलर। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेटेड होते रहता है, और नेचुरली जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर वे में एक्टिवेटेड होगा तो हमारे सारे ग्लैंड एक्टिवेटेड रहेंगे और हमारी जो बॉडी की हेल्थ है, चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो
क्योंकि हार्मोनल प्रॉब्लम से सबसे पहले आपके इमोशनल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। तो चाहे वो इमोशनल हेल्थ हो, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, अगर आपके हार्मोन सही हैं तो नेचुरली आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। तो ये तो हमने जाना कि कलर थेरेपी हमारे जीवन में कैसे महत्व रखती है। तो आइए अब हम बात करते हैं एज रिलेटेड कुछ बीमारियों का, जिनको हम कलर थेरेपी के द्वारा मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी रूमेटाइड आर्थराइटिस के बारे में। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, और इन्फ्लेमेशन कैसे होता है ये तो मेडिकल साइंस भी आज नहीं बता पाई है, क्योंकि रूमेटाइड आर्थराइटिस देखा जाए तो एक तरह से इम्यून सिस्टम रिलेटेड बीमारी है। क्यों ये इम्यून सिस्टम जो होता है इन्फ्लेम्ड हो जाता है और इन्फ्लेम्ड तत्वों को प्रोड्यूस करता है, ये आज तक मेडिकल साइंस भी नहीं बता पाई है। लेकिन जहाँ तक हमारी होलिस्टिक थेरेपी में है, इसमें हम, ये तो आप लोगों सबको पता है कि 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है। तो वो 5 तत्वों में जब अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो हमें वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जोड़ों में इकट्ठा होने लगता है, तो हमें रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस में जब आपका अग्नि तत्व बढ़ जाता है, तो जोड़ों के दो हड्डियों के बीच में जो जगह होती है, उसमें सिनोवियल फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड धीरे-धीरे सूखने लगता है, और सूखने के बाद वो ड्राई हो जाता है। ड्राई होने से उसके अंदर छोटे-छोटे दानेदार दाने-दाने निकल मतलब सोचिए ये चीज़ें पनपने लगती हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो 2 हड्डियाँ हैं, उनके बीच का गैप कम हो जाता है, और वो गैप कम होने से जब आप चलते हैं, तो वो हड्डियाँ रगड़ खाती हैं और आपको दर्द होता है। तो ये तो है आरंभिक स्टेज, जब आप दर्द चलते हैं तब आपको दर्द होता है। लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो अगर आगे बढ़ जाती है, तो आपको बिना चले भी जोड़ों में दर्द होता है, हाथ की अंगुलियों में, पैरों के घुटनों में, कलाई में, इन सब चीज़ों में, मतलब जितने भी जोड़ हैं, उसमें आपको बैठे-बैठे दर्द होने लगता है, और धीरे-धीरे ये दर्द की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि आपके पास और कोई चारा नहीं होता है कि आप पेन किलर खाएँ। अगेन पेन किलर खाने से, आप लगातार पेन किलर अगर सालों तक खाते हैं, तो आपकी किडनी पे इफ़ेक्ट आता है। तो ये एक, आप सर्कल में फँसते जाते हैं कि आपको दर्द से निजात पाने के लिए पेन किलर खाना है, और पेन किलर खाने से आपकी किडनी अफ़ेक्टेड हो जाती है। और सालों तक अगर आप पेन किलर खाते हैं, तो किडनी पे इफ़ेक्ट आता है, फिर वही डायलिसिस और पता नहीं क्या-क्या आगे किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। क्रेटनाइन बढ़ने से क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो अब हम जानना चाहेंगे कि रूमेटाइड आर्थराइटिस के कारण क्या हैं? रूमेटाइड आर्थराइटिस का शुरुआती कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड जब हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, तो वो जोड़ों में इकट्ठा होता है। किडनी से वो निकल नहीं पाता है, बाहर निकल नहीं पाता है, वो जोड़ों में इकट्ठा होता है। जब वो जोड़ों में इकट्ठा होता है, तो धीरे-धीरे, अगर महीनों-महीनों, सालों वो इकट्ठा होता है, तो इन्फ्लेमेशन होता है, और इन्फ्लेमेशन से फिर सिनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। तो ऐसे में प्रोटीन युक्त जो खाना है, वो आपको कम से कम खाना है, क्योंकि एक एज के बाद प्रोटीन आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए, खाली वियर एंड टियर के लिए चाहिए। यंग बच्चों को प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उनकी ग्रोथ होती है। एक एज के बाद हमारी ग्रोथ रुक जाती है, तो हमारे को प्रोटीन की मात्रा लिमिटेड कर देनी चाहिए। हम ज़्यादा खाएँगे, तो वो यूरिक एसिड के रूप में या यूरिया के रूप में जमा होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही रात को, इसका सबसे बड़ा एक वो है कि रात को दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि रात को दाल जब आप खाते हैं, आपके पास इतना टाइम, मतलब आप सो जाते हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो पच सके। तो नेचुरली वो सड़ेगी, सड़ेगी तो वो इन्फ्लेमेशन होगा। हाँ, मूँग की दाल आप खा सकते हैं। मूँग की दाल हल्की होती है, मूँग की दाल की को छोड़ के बाकी रात को आपको कोई भी दाल नहीं खानी चाहिए। अब रूमेटाइड आर्थराइटिस के लक्षण क्या हैं? रूमेटाइड आर्थराइटिस में आपको सारे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है, हाथ की अंगुलियों में और घुटनों में, इन सब जोड़ों में आपका दर्द शुरू हो जाता है, और धीरे-धीरे, पहले तो ये दर्द आपको बैठे-बैठे होता है,
ये चलने फिरने से होता है। फिर धीरे धीरे बिना चले फिरे भी आपको ये दर्द शुरू हो जाता है। सुबह उठते ही घंटा 1.5 घंटा इतनी आपको प्रॉब्लम होती है कि आप काम नहीं कर पाते हैं। तो और आपके जोड़ इन्फ्लेमेशन के कारण इतने फूल जाते हैं, लाल हो जाते हैं, उनमें इतना दर्द होता है कि टच करने से भी आपको दर्द होने लगता है। ऐसे में आपको वीकनेस लगने लगती है, खाना खाने का मन नहीं करता है। और नेचुरली जब धीरे-धीरे ये चीज़ें बढ़ती है, तो आपके लंग्स, आपके हार्ट, लिवर, धीरे-धीरे एक-एक ऑर्गन अफेक्टेड होने लगते हैं, इवन आईज़ भी अफेक्टेड हो जाती हैं। क्योंकि ये इमोशंस की बात है, आप इतने नेगेटिव हो जाते हैं। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस के जो लोग होते हैं, उनमें आप नोटिस करिएगा कि वो इतने नेगेटिव हो जाते हैं, किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में ले ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी इस नेगेटिविटी को अगर हटाएँगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। आपको पॉजिटिविटी आपके दिमाग में आएगी, तो आपको चीज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो बताया मैंने आपको कैसे मनोभावों से और कैसे इससे आपके र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कलर थेरेपी के द्वारा कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे उसे मैनेज कर सकते हैं। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस जब शुरुआती दौर में हो या मतलब थोड़ी आगे, वो भी आपको पता चलता है र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई है, तो ऐसे में मैं आपको हथेली पे बताती हूँ। हथेली के नीचे वाले हिस्से पे आपको इलाज बताती हूँ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको इलाज बताती हूँ। सबसे पहले तो आप दोनों अंगुलियों के बीच में सीध में नीचे की ओर, यहाँ पे जहाँ आपकी हथेली मुड़ती है, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर लगाना है। मैंने कलर्स लगाए हुए हैं, मैं आपको फिर भी ऐसे करके आपको ब्लैक लगाना है। फिर ऐसे ही पीछे की तरफ दोनों अंगुलियों के से नीचे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर लगाना है। फिर पीछे आपको जहां आपने ब्लैक कलर लगाया है, उससे अंगूठे की साइड आपको बढ़ना है। ये देखिए, अंगूठे की साइड आपको आगे उसके एकदम पास में आपको पिंक कलर लगाना है। ये देखिए, अंगूठे के साइड आपको एकदम पिंक कलर लगाना है। और छोटी अंगुली से यहाँ से अगर आप लाते हैं, तो यहाँ पे आपको ऑरेंज कलर लगाना है। आपको ये पूरा ये दे दिया जाएगा उसमें, तो इसलिए अभी आप खाली समझने की कोशिश करिए, या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये ऑरेंज कलर लगाएंगे और सामने की तरफ आपको छोटी अंगुली के एकदम नीचे हथेली पे आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको ग्रीन कलर लगाना है। और अगर अंगूठे के साइड आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको येलो कलर लगाना है। येलो कलर देखिए दिखेगा नहीं, एकदम अंगूठे के यहाँ पे कॉर्नर में आपको लगाना है। यहाँ पे येलो कलर आपको लगाना है। तो देखिए मैंने कितने कलर लगाए, 4 और 2 6 कलर लगाए। सामने की तरफ ब्लैक, ग्रीन, छोटी उंगली की तरफ ग्रीन एंड अंगूठे की तरफ येलो कलर, पीछे की तरफ ब्लैक, बीचों बीच ब्लैक के एकदम करीब अंगूठे की तरफ पिंक, और छोटी अंगुली के यहाँ से नीचे अगर आप लाते हैं, तो यहाँ आपको ऑरेंज कलर। तो ये अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपको र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में काफ़ी आराम आएगा, पेन में आपको आराम आएगा। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून की प्रॉब्लम है, तो आपको ये ट्रीटमेंट काफ़ी दिनों तक करना पड़ेगा। दिनों मतलब मैं कहूँगी आपको महीनों तक आपको करना पड़ेगा। और जब इसके साथ साथ आपको अपने आहार का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आपको अपनी सोच का भी ध्यान रखना पड़ेगा। नेगेटिविटी आपको अंदर से एकदम हटानी पड़ेगी, तभी ये चीज़ें काम करेंगी। तो इस तरह आपने देखा र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस का। अब मैं आपको बताऊंगी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिससे आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी अफेक्टेड होती है। आपका सर्वाइकल पोर्शन भी और आपका लंबर पोर्शन भी, दोनों ही आपका अफेक्टेड हो जाता है, और धीरे धीरे हड्डी आपकी वीक हो जाती है। तो आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा है, आपको मोबाइल पे काम करना है, आपको लैपटॉप पे काम करना है, आप उसको तो हटा ही नहीं सकते। तो इस
सारा टाइम आप मोबाइल लैपटॉप पे रहते हैं, आपका पोस्चर गलत हो जाता है। पोस्चर गलत होने से क्या होता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी जो उसमें डिफॉर्मिटी आनी शुरू हो जाती है, और वो डिफॉर्मिटी के कारण फिर रीढ़ की हड्डी जो आपकी स्पाइन है वो वीक हो जाती है। आप एसी से बाहर निकलते हैं, एसी कमरे से बाहर निकलते हैं, एसी कार में बैठते हैं और वापस जाकर एसी के ऑफिस में आप बैठ जाते हैं, तो आपको धूप तो मिल ही नहीं रही है। और विटामिन डी, हमारी बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो जब विटामिन डी ही आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो हमको सूरज की रोशनी से ही मिलेगा, विटामिन डी हमें सूरज की रोशनी से ही मिलता है, तो वो ही जब आपको नहीं मिल रहा है तो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? क्योंकि विटामिन डी जब नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपकी बोन्स वीक हो जाएंगी, और उसका सबसे पहला इफेक्ट आपके बैकबोन पे आएगा। तो आज के यंग बच्चे भी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसमें इफेक्टिव हो जाते हैं, उनकी बैकबोन, साथ में साथ आईज में, क्योंकि लैपटॉप और मोबाइल पे काम करने से आईज पे भी इफेक्ट आता है। काम में इतने मशहूर हो जाते हैं कि उन्हें खाने का ही होश नहीं रहता है। तो जब खाना आप प्रॉपर वे में नहीं खाते हैं, खाना आप हड़बड़ी में खाते हैं, खाना एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको एनर्जी मिलती है। हमें दो तरह की एनर्जी के साथ भगवान ने भेजा है। एक तो ईश्वरीय एनर्जी जो जन्म से हमारी बॉडी में आती है, और दूसरे हमारा खाना खा के हम वो एनर्जी लेते हैं। तो अगर हम खाना ही ठीक से नहीं खा रहे हैं तो खाना हमारा ठीक से एसिमिलेट नहीं होता है, उसमें से पोषक तत्व ठीक से बनते नहीं हैं। जब वो ठीक से बनेंगे नहीं तो वो बॉडी में पोषक तत्व आएंगे नहीं, बॉडी में पोषक तत्व नहीं आएंगे तो रक्त, रस, मांस, मज्जा, मेद, ये जितने भी हमारे ये चीजें हैं ये सब ढंग से बनेंगी ही नहीं। जब ढंग से बनेंगी नहीं तो नेचुरली आपको वीकनेस आएगी, और सबसे पहले इफेक्ट इसका बैकबोन पे आता है। तो अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि बैकबोन को आप किस तरह कलर थेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बैकबोन में आपको राइट हैंड पे ट्रीटमेंट देना है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में मैंने आपको लेफ्ट हैंड में बताया था, लेकिन दोनों हाथों में ट्रीटमेंट देना है। लेकिन बैकबोन के लिए आपको सिर्फ राइट हैंड में ट्रीटमेंट देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी बैकबोन वीक हो गई है, मतलब ज़्यादा देर बैठते हैं तो आपको दर्द होता है, ज़्यादा देर खड़े रहते हैं तो आपको दर्द होता है, तो ऐसे में जो ट्रीटमेंट है वो है आपका राइट हैंड में अंगूठे की तरफ, कॉर्न सामने की तरफ, ये सामने की तरफ, यहाँ पे आपको येलो कलर लगाना है। ये देखिए येलो कलर आपको दिखता नहीं है, ये कलर आप किसी भी स्केच पेन से लगा सकते हैं। यहाँ आपको येलो कलर लगाना है, और अंगूठे की तरफ ही आपको पीछे की तरफ, ये देखिए यहाँ अंगूठे से आप यहाँ ऐसे लेके आएंगे, यहाँ आपको ऑरेंज कलर लगाना है, और दूसरे साइड आपको छोटी उंगली की तरफ, सामने की तरफ, छोटी उंगली से सामने आप यहाँ लाते हैं तो आपको लाइट ब्लू कलर लगाना है, और अगेन पीछे की तरफ आपको ऑरेंज कलर लगाना है। तो जब आपको प्रॉब्लम की शुरुआत है, बस आपको लगता है कि ज़्यादा देर बैठते हैं, ज़्यादा देर काम करते हैं, तब आपको दर्द है, तो इन सिर्फ 4 पॉइंट से आपका काम चल जाएगा। ये 4 पॉइंट है, अंगूठे की तरफ आपका येलो कलर सामने, और अंगूठे से पीछे की तरफ आप थोड़े से जाएंगे तो वहाँ ऑरेंज कलर, छोटी उंगली की तरफ सामने की तरफ लाइट ब्लू कलर, और पीछे की तरफ ऑरेंज कलर, यहाँ पे ऑरेंज कलर। तो ये 4 पॉइंट आप लगाते हैं तो आपकी बैकबोन को एनर्जी मिलती रहेगी। मतलब मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि ये 4 पॉइंट लगा के आप लैपटॉप पे, मोबाइल पे आप काम करिए, तो आपको ये जो प्रॉब्लम है ये आएगी ही नहीं। और जब आपको दर्द शुरू हो गया है, सीवियर पेन शुरू हो गया है, ऐसे में आपके जो पॉइंट हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे में आपको सामने की तरफ, जहां आपने कॉर्नर में लाइट ब्लू कलर लगाया है, उसके साथ ही एक लाइट ब्लू कलर और लगाना है, और पीछे की तरफ आपको जहां बीचों बीच आपने लिया और उससे छोटी उंगली की तरफ
आपको रेड कलर लगाना है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। ऐसे छोटी अंगुली की तरफ, आपको बीचों बीच ये जगह है, इससे आपको छोटी अंगुली की तरफ आना है, छोटी अंगुली की तरफ आना है। मतलब आपको रिंग फिंगर के नीचे आप सोचिए आपको रेड कलर लगाना है। तो ये जब आपको पेन शुरू हो जाएगा, जब आपको ये सब हो जाएगा, तब आप ये रेड कलर से अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कलर थेरेपी के साथ साथ आप अपना खान पान का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम युक्त खाना बहुत ज़रूरी है। और पेन किलर्स कम लीजिए, क्योंकि पेन किलर्स जितना आप लेंगे, उस पेन किलर लेने से कैल्शियम का एसिमिलेशन जो वो प्रोसेस है वो धीरे हो जाता है, तो आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो अगेन आपको बोन्स की प्रॉब्लम होगी। पोटेशियम प्रधान और कैल्शियम प्रधान खाने में, कैल्शियम में आप तिल खाइए, तिल को भिगो के, आप रात को तिल को भिगो के सुबह 1 चम्मच तिल खाइए। और पोटेशियम प्रधान खाने में आप खीरा, लौकी, पत्ता गोभी, पालक, सफ़ेद पेठा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि गेहूं के ज्वारे का पाउडर, देखिए रस रोज बनाना पॉसिबल नहीं होता है आज के उसके जीवन में, तो गेहूं के ज्वारे का पाउडर भी आप 1 चम्मच सुबह और शाम लेते हैं, तो आपको मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी काफ़ी पूरी हो जाती है। तो ये तो मैंने बताया आपको उसके बारे में, एज रिलेटेड बीमारियों के बारे में जो आप कलर थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अब मैं अनीता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और वो कुछ और बीमारियों के बारे में बताएं जो कि हम कलर थेरेपी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। अनीता जी। हाँ जी, धन्यवाद साधना जी, धन्यवाद मयंक जी। आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया, सुंदर तरीके से, कि हमारी होलिस्टिक थेरेपी क्या है और हमारा बैकबोन की प्रॉब्लम क्या है और कैसे हम ठीक कर सकते हैं। जो हमारी होलिस्टिक टीम है, हमारा एम यही होता है कि हमारे पास जब कोई पेशेंट आए तो उसको जो रोग है वो तो ठीक होए, लेकिन वह साथ में यह भी जाने कि इसको जो रोग हो रहा है उसकी वजह क्या है। क्योंकि जब तक रोगी को यह नहीं पता होगा कि उसको रोग क्यों हुआ, तो वह गलतियां वो बार बार करेगा। तो जो हमारा आयुर्वेद कहता है कि हमारा आहार विहार, हमारी नींद और हमारा ब्रह्मचर्य, अगर ये हमारा सामंजस्य में है, मतलब अगर समान है, तो हम ठीक रहते हैं। लेकिन जब इनमें कहीं ऊपर नीचे होता है, हम कोई इसमें गलतियां करते हैं, तो धीरे धीरे रोग पैदा होने लगते हैं। तो जरूरी है कि हम रोग की अवस्था को जाने, वो क्यों हुआ है और उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इससे हमें क्या फायदा मिलता है कि जो हमारा इस समय वर्तमान का रोग है वह तो ठीक होगा ही, साथ ही जब जीवन शैली ठीक हो जाती है तो भविष्य में भी हमें रोग नहीं आते हैं। तो जैसे अभी हमने जाना कि बैक पेन क्या है, उसको कैसे हम कलर से ठीक कर सकते हैं, तो जैसे हमारा कि आज का टॉपिक एज रिलेटेड है, तो हम जानेंगे कि एज रिलेटेड हमारे और भी कौन से रोग होते हैं। इसमें हमारे प्रमुख रोग होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और हमारे नी पेन। तो इनकी पहले हम वजह जानते हैं कि ये क्यों होते हैं और उनका क्या मतलब है आखिर। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, तो जहां भी ऑस्टियो शब्द आता है मतलब वहां पे हम बोन की चर्चा कर रहे हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस ये 3 शब्दों से बना है, ऑस्टियो, पोर्स एंड सिस। तो जब हमारी हड्डियों के अंदर पोर यानी छिद्र होने लगते हैं और वहां पे समय इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारी पूरी बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। तो पंच तत्व हम सभी जानते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन, यहाँ तक कि एक एक सेल भी हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना है। लेकिन जैसे हमारे डिफरेंट ऑर्गन है, हमारे डिफरेंट टिश्यू है, जैसे कि हमारी हड्डियां हैं, हमारी बॉडी में हमारा रक्त है, हमारा प्लाज्मा है, इन सब में इन्हीं 5 एलिमेंट्स का जो रेशो होता है वो अलग अलग होता है। तो हमारे सबसे जो मजबूत हमारा जो टिश्यू है वो हमारा है बोन। तो इसके अंदर भी जल की मात्रा होती है। कोई भी ऐसा एलिमेंट है, कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है बॉडी में जिसमें ये पांचों तत्व नहीं होते। लेकिन हड्डी में जब क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में, हमारी हड्डियों में अगर जल तत्व बढ़ने लग जाए और इसमें आकाश तत्व अगर बढ़ने लग जाता है, तो ये मुलायम होने लगती है, तो फिर में पोर्स होने लगते हैं और वो सॉफ्ट होने लगती है। और कई बार हमारी हड्डियों की जो संख्या है वो कम होने लगती है। कम मतलब हमारे जो वर्टिब्रस होते हैं वो डिफ्यूज होने लगते हैं, एक दूसरे के अंदर दबने लगते हैं। तो इसकी जो ऑस्टियोपोरोसिस है, इसको एक साइलेंट रोग कहा जाता है, क्योंकि इसका हमें मालूम नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें कोई दर्द भी नहीं होता, तो हमें इसका मालूम नहीं पड़ता कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। इसका मालूम तब चलता है कि अगर हल्के से झटके से भी हमारी कहीं बॉडी में फ्रैक्चर आ जाता है। कई बार सुनने में आता है कि जरा सा वो सोफे से गिरा और उनका फ्रैक्चर हो गया, पता नहीं कल तक तो वो ठीक थे,
तो एक्चुअली में उनको अंदर ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत पहले हो चुकी थी, पता चला गिरने से। कई बार जैसे कोई आपने सूटकेस उठा लिया भारी झटके से या कोई वजन उठा लिया, तो भी कहीं ना कहीं की बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान है। अब हम जानते हैं कि अर्थराइटिस क्या होता है। तो अर्थराइटिस में भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इसकी वजह भी हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होती है। तो जो हमने पहले जाना ऑस्टियोपोरोसिस और अर्थराइटिस को हम जान रहे हैं, दोनों ही में कैल्शियम की कमी होती है, लेकिन अर्थराइटिस में हमारे इन्फ्लेमेशन हो जाता है जोड़ों में, चाहे वो घुटने में हो, चाहे हमारे वो कमर में हो या किसी अन्य बोन के जोड़ में हो। तो इन्फ्लेमेशन कब होता है कि जब हमारे बोन के जो जोड़ होते हैं, हमारे टॉक्सिन्स इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो होता है टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं तो हमारे न्यूट्रिशन जो हमारे जो ब्लड का फ्लो है, लिम्फ का फ्लो है, वहाँ पे प्रॉपर मात्रा में जितने में होना चाहिए उतने में नहीं हो पाता है। तो वहाँ पे हमारे धीरे धीरे टॉक्सिन्स इकट्ठे होने से वहाँ पे फिर दर्द जलन की चीजें होने लग जाती है। इस प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और फिर जब जैसे घुटने के दर्द को तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे घुटने को हमें मोड़ने में, चलने में, खड़े होने में दर्द होने लग जाए तो हमारे वो नी पेन कहलाता है। अब जैसे कि हमारे आफ्टर 40 की एज में हमारे जो मेंस्ट्रुअल सर्कल्स होते हैं फीमेल्स में, उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। मेनोपॉज का टाइम शुरू होने लगता है, क्योंकि पहले 50 की प्लस होता था, आजकल ये 36 और 40 में भी शुरू होने लग जाता है। इस समय हमारे बॉडी के अंदर हार्मोन्स बहुत तेजी से चेंजेस होते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन धीरे धीरे, क्योंकि आफ्टर 40 की एज को कहा जाता है एट्रोफिक एज। एट्रोफी यानी झरण, मतलब कि हमारी जो बॉडी है वो घिसने लगी है, उस पर नए जो टिश्यूज का जो उत्पादन होता है उसका रेशो कम हो जाता है। तो जितनी तेजी से हमारी बॉडी में क्षरण होता है उतनी तेजी से उत्पादन नहीं हो पाता। जैसे कि इस समय ज्यादातर महिलाओं को मेंस्ट्रुअल सर्कल्स में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होने लग जाती है। जैसे में आपका ब्लड क्वांटिटी से ज्यादा निकल गया, लेकिन उतनी ही मात्रा में आपका ब्लड बन नहीं पाता है। तो ऐसे में हमारी बॉडी हमारे ही बोन से कैल्शियम लेना शुरू कर देती है, क्योंकि जैसे कि हम देखते हैं कि डॉक्टर्स भी आफ्टर 40-35 हमें कैल्शियम की टेबलेट्स रिकमेंड करते हैं। वो इससे रिकमेंड करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लग जाती है। तो अगर हमें केमिकल लेना पड़ता है तो इसलिए अच्छा है कि जैसे कि अगर हम जान लें कि हमें कैल्शियम की अधिक आवश्यकता है, जैसे साधना जी ने भी कहा कि हम नेचुरल वेज को ढूंढे, हम नेचुरोपैथी को जानेंगे, जैसे अजय जी आपको अभी आगे बताएंगे, या हम जब भी न्यूज सुने तो हम उसमें अपने मतलब की चीजों को जरूर मतलब ढूंढ ले कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। तो कैल्शियम का एक छोटा सा फार्मूला है, जितने भी व्हाइट प्रोडक्ट्स हैं खाने के, सब में कैल्शियम है। तो हमें एक बहुत छोटा सिंपल, हमें सोचना है कि हम व्हाइट चीजें कितनी सारी है, जितने डेयरी प्रोडक्ट्स है वो सारे व्हाइट होते हैं, काजू है, बादाम है। लेकिन जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स है उनको हमें भिगो के खाना चाहिए, कम से कम 7-8 घंटे भिगो के। अगर हम ड्राई फ्रूट्स को बगैर भिगोए खाते हैं तो होता क्या है कि देखो, ड्राई फ्रूट जब भीगते कब है, जब वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर हमने बिगर भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स हमारी बॉडी में खाए तो हमारे बॉडी के वो जल को अवशोषित करेंगे, फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। मुझे याद है कि हमारे पास एक पेशेंट आती थी, वो 45 एज की थी, उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक ही नहीं था, हमने काफी उपचार करा। फिर हमने एक दिन उससे पूरी जानकारी ली कि आपका क्या सर्विस करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आपका खान पान कैसा है। उसने बताया कि मैंने अब की बार ठंड के दिनों में मैंने 1-1 पाव अखरोट डेली खाए। तो मैंने कहा आपकी जो समस्या का जो रूट कॉज है वो यही है कि आपने अखरोट इतने ज्यादा खाए, वो भी डेली 1-1 पाव। तो आपको उसमें तो मालूम, क्योंकि ठंड में आपको एहसास नहीं हुआ उस समय, लेकिन बाद में आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो गए और अब वो आपको कॉन्स्टिपेशन कर रहे हैं। तो उनको समझाया गया कि आपको जब भी ड्राई फ्रूट खाना है तो आपको भिगो के खाना है। बहुत अधिक ठंड में आप 5-6 बादाम या 5-6 अखरोट थोड़े ड्राई खा सकते हैं, लेकिन बाकी सीजन में आपको भिगो के खाना चाहिए। आफ्टर 40 तो जैसे हम बताया कि हमारी बॉडी में एट्रोफी शुरू हो जाती है, तो हमें जितने भी ड्राई फ्रूट्स है भिगो कर ही खाने चाहिए। यहाँ तक कि अंजीर और किशमिश को भिगो कर ही खाना बताया गया है, तो हमें उसका फायदा कई गुना अधिक मिलता है। तो जितने भी व्हाइट चीजें हैं हमारी, वो हमारी कैल्शियम प्रधान होती है। और सबसे बेस्ट इसके अंदर तिल होता है, और तिल को भी भिगो कर ही खाना चाहिए, तो वो हमें अधिक फायदा देगा। नहीं तो कहीं क्या होता है कि हमने खाने के लिए खा लिया, लेकिन कहीं बाद में कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या हमें अन्य कोई रोग भी हो सकता है। और साथ में हमें सब्जियां खानी चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां, जैसे बताया साधना जी ने कि पत्ता गोभी है, जितने उन्होंने नाम गिनाए, अगर आपने उन पर ध्यान करा होगा, सभी का रंग लगभग हरा ही है। तो हरे रंग की सब्जियों में कैल्शियम प्रधान अधिक होता है। उसी प्रकार से हमें जिंक प्रधान चीजों का भी सेवन करना चाहिए। तो आप जितने भी मल्टीविटामिन टेबलेट्स अगर आप देखेंगे तो उन सब पे कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, फास्फोरस, ये सब चीजें ही लिखी होती है। उसी प्रकार से जो गुड़ है, ये भी बहुत अच्छा सोर्स है आयरन का और फास्फोरस का। क्योंकि जितनी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में होते हैं उसका जो मूल कारण ये कि हमारी बॉडी एसिडिक होती जा रही है अल्कलाइन से। जब हमारी बॉडी एसिडिक होएगी
तो एसिड जहाँ भी एक्यूमुलेट होगा तो वहां पर हमें वो दर्द पैदा करेगा। तो जो मीठा है, जो गुड़ का, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। आपको बताएं कि मीठा जो है गुड़ का या बूरा या खांड, जो हमारे प्राचीन परंपरा है, ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी है। वहीं जो जैसे व्हाइट शक्कर जिसे कहते हैं, जो बनती है फैक्ट्री में, ये बहुत हानिकारक है, क्योंकि इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारी बॉडी को कैल्शियम चाहिए। और अगर हमारी बॉडी में उतना कैल्शियम हमने नहीं इंटेक करा जितना इसको डाइजेशन के लिए चाहिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है, हमारे जो बोन से कैल्शियम को खींचना शुरू कर देती है। हम जैसे देख रहे हैं कि आजकल बच्चों की हाइट 5.25 फीट से ऊंची नहीं चाहिए, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, और वो बहुत मेहनत करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं कि हमें अपनी हाइट गेन करनी है। लेकिन उसका रूट कॉज क्या है, मीठा खाना। और मीठा भी बच्चे आजकल क्या खाते हैं, चॉकलेट ज्यादा खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स में और जो आजकल बिस्किट चल रहे हैं, उनमें जो मीठा जो इस्तेमाल होता है, वो हमारी बॉडी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। और कैल्शियम, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो बोन का स्ट्रक्चर है वो हमारी हड्डियां ही हैं। अगर आपका जो हड्डियां है वो स्ट्रक्चर ही आपका कमजोर है, तो आपकी हाइट कैसे गेन होगी। आप कितनी मेहनत कर लीजिए, आपको बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत अधिक कैल्शियम इंटेक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी हाइट गेन होगी। और प्लस हम ये जब चीजें जब खाते हैं जो सिंथेटिक बेस की है, उससे हमारे हार्मोन्स भी चेंज होने लगते हैं, जिसमें हमें आवश्यकता है कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हमें क्या नुकसान कर रहा है, इसकी जानकारी हम अवश्य लें। जिस प्रकार से हमारे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम में और जो हमने ऑस्टियोपोरोसिस जाना है, इसमें हमें कैल्शियम की मात्रा हमें अपनी बॉडी में बढ़ानी पड़ेगी, तो ये हमारे नी पेन के लिए भी काम करेगा। इसमें हम एक अपना देशी उपचार और जानते हैं कि जैसे कि किसी भी दर्द में हमारी बॉडी में वात बढ़ जाती है, तो जो सौंठ मतलब जो सूखी हुई अदरक होती है, ये हमारे बॉडी में वात रोग को कम करने में बहुत सहायक होती है। और आपको एक चीज और बता दें कि हमें अपनी बॉडी में घी की भी आवश्यकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी हमारी मशीनरी है, जैसे कि हमारे साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कार है, इन सबको लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। इस सब में जितने भी कल पुर्जे होते हैं, अगर उनमें अगर ऑयलिंग नहीं होगी तो वह सब टक टक की आवाज करते हैं। सेम समस्या हमारे घुटनों के साथ भी आती है। जब हम चलते हैं, कई लोग कहते हैं कि हमारे चलने पर घुटने में हमारे टक टक की आवाज आती है। तो हमारी जो घुटने के जोड़ होते हैं, उसमें जो फ्लूइड्स होता है साइनोवियल, वो हमारे बॉडी में ग्रीस का ही काम करता है। जब उसकी कमी होने लगती है तो हमारी बॉडी में जब हम चलते हैं तो वापस हमारी हड्डियां जो होती है घुटने की, वो टकराती है आपस में, तो वो टक टक की आवाज करती है। आजकल का ट्रेंड चल गया है कि हमें बिल्कुल भी चिकना नहीं खाना है, हमें मोटा नहीं होना है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि हमारी बॉडी को भी ग्रीस चाहिए, ऑयलिंग चाहिए। अगर हम वो चीजें नहीं खाएंगे तो समस्या हमें आने लग जाएगी। अगर आप शिल्पा शेट्टी को फॉलो करते हैं तो शिल्पा शेट्टी भी कहती है कि डेली आपको 1 चम्मच रॉ घी जरूर खाना चाहिए और 2-3 चम्मच चावल जरूर खाने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। हमारा खाना होना चाहिए बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं और दूसरी चीज की तरफ फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें घी का भी सेवन करना चाहिए। तो हम देशी घी, हम 1 चम्मच देशी घी कच्चे घी में हमें 2 चुटकी हमें सौंठ को मिला के उसको दिन में आप किसी भी समय ले सकते हैं। तो इससे आपके जो वात का रोग है उसका शमन होगा, तो आपके दर्द कम होंगे। प्लस हम बताते हैं आपको नी के लिए कि नी के लिए आपको एक पेस्ट बनाना है। उसमें आप 2 चम्मच शहद के अंदर आप आधा से पौना चम्मच जो कच्चा चूना जो आपको पान वाले की दुकान पर हमें मिलता है, उसको आपको लेना है, और 2 चुटकी दालचीनी, इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। मिला के आप इसको अपने घुटने पर हल्के हल्के हाथ से मलिए 2 से 5 मिनट तक। और इसमें हमने बताया पेशेंट्स से कि जब इस पे मलते हैं तो हमारे मुंह के अंदर चूने का स्वाद आने लगता है। मतलब हम मल तो रहे हैं उसको अपने घुटने के ऊपर, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे ब्लड में मिलना शुरू हो जाता है वो, तो हमारे मुंह में भी इसका स्वाद आने लगता है। इसको आप 5 मिनट मालिश करने के बाद इसको आप सूती कपड़े से इसको आप बांध लीजिए, ताकि हमारे और कपड़े खराब ना हो। और 15-20 मिनट इसको बांधने के बाद इसको आप साफ पानी से धो ले, उसके ऊपर आप तिल का तेल लगा ले। तिल के तेल की मालिश दर्दों के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो कुछ तो हम कैल्शियम का इंटेक करेंगे, प्लस अगर हम ऊपर से हम कैल्शियम का तेल भी लगाते हैं जो तिल में प्रचुर मात्रा में है, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी पूरी होने लग जाती है। जिस प्रकार से हमें सामान्य उपाय जाने के किस प्रकार से हम सौंठ को मिला के शहद के घी के अंदर और शहद का लेप करके हम अपने रोगों को ठीक कर सकते हैं। और उसी प्रकार से हम एक चीज और जानते हैं, कलर थेरेपी के द्वारा हम अपने जो अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हमारी जो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है और नी पेन को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमें कलर चाहिएंगे स्काई ब्लू, नेवी ब्लू और येलो कलर। तो इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड पे। तो हमारी लेफ्ट हैंड की जो हमारी दोनों फिंगर बड़ी होती है, बीच वाली, जैसे हमारी 4 फिंगर है हमारे हाथों में होती है, तो हमारी जो बीच की 2 उंगलियां होती है ये सबसे बड़ी होती है। तो इसके बीच में अगर हम एक लाइन इमेजिन करेंगे, तो यहाँ पे
जैसे जो हमारी ये 2 बोन आती है फिंगर्स के साथ में, यहाँ वाला पॉइंट हमें उसी को लगाना है जिसको अर्थ मतलब ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या, मतलब जिसके पोर्स हो गए हैं बोन में, कमजोर हो गई है। तो यहाँ पर हमें लगाना है नेवी ब्लू कलर। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। हमें उसकी एक बिंदी सी बनानी है इस प्रकार से। हमने नेवी ब्लू कलर लगाया यहाँ पे। अब इसके नीचे हमें 2 हमारी अपनी खुद की उंगली, प्रत्येक रोगी को अपना खुद का हाथ, क्योंकि कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई छोटा और बड़ा, तो अपनी उंगली, फिर यहाँ अपनी एक उंगली रखेंगे, उसके डिस्टेंस पे हमने स्काई ब्लू कलर लगाया है। ये देख लीजिए आप, स्काई ब्लू। उसके ठीक नीचे फिर एक उंगली के गैप से फिर से स्काई ब्लू कलर है। और उसके बाद सबसे नीचे ये हमारा एक उंगली के गैप से येलो कलर है, ये वाला। जो सबसे ऊपर का नेवी ब्लू कलर है उसी को लगाना है जिसको ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या है, अन्यथा आप ना लगाएं इसको। और इसके बाद हमारे दोनों स्काई ब्लू और येलो कलर। फिर हम थंब पर आ जाएंगे। फिर हम थंब पे नीचे वाले हिस्से में हम यहाँ पर हम येलो कलर की बिंदी लगा लेंगे। तो जो पॉइंट्स आपको साधना जी ने बताए हैं कलाई के ऊपर, आप उनको भी लगा लीजिए, साथ में आप इनको लगा लेंगे तो आपके बैक पेन में, नी पेन में जो ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस की समस्या है आपकी, साथ साथ ये ठीक होने लगेगी। साथ में हमने आपको जो आप बताई है वात की चीजें कम करने के लिए आपको क्या खाना है, तो आप अगर इन सब चीजों पर अगर आप ध्यान देंगे तो धीरे धीरे आपकी समस्याएं हैं वो आपकी ठीक होने लग जाएगी। और इसमें बता दें, जैसे साधना होता है कि अगर हम जो समस्या आती है कैल्शियम बॉडी में कम होना, या जो भी चीज हमारी बॉडी में कम हो रही है, पोटेशियम कम हो रहा है, इसकी वजह ये होती है कि हम खाना आजकल सब लोग बहुत हरी एंड वरी में खाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं हम लोग। तो हमारी बॉडी को एक मैसेज ब्रेन से नहीं मिलता। जो हमारा जीआईटी सिस्टम है हमारा, हमें फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। देखिए, जो कलर थेरेपी है उसके देखो, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, मतलब जिनकी जो हड्डियां हैं वो भंगुर हो रही है, जिसमें पोर्स आ गए हैं, तो उनको ये ब्लू कलर लगाना है, स्काई, ये नेवी ब्लू कलर। यहाँ पे भाई जो 4 फिंगर होती है, इसके जो बीच के 2 फिंगर है, इसके बीच में हमें एक लाइन को इमेजिन करना है कि यहाँ पर एक हमारी एक लाइन है, उसको हमें स्ट्रेट में ये बिंदुएं लगाने हैं। तो यहाँ पे हमें लगाना है नेवी ब्लू कलर सबसे ऊपर। जिनको ऑस्टियोपोरोसिस है, जिनको नहीं है वो ना लगाए इसे। उसके बाद हम अपनी ही उंगली का नाप लेंगे, जो रोगी है उसकी उंगली, क्योंकि बच्चा छोटा है या कोई महिला मोटी है, पतली है, तो अब सबकी अपनी अपनी उंगली होगी, अलग अलग साइज होगा। यहाँ पर आपने इसको लगाया, फिर इसके नीचे आपने स्काई ब्लू कलर की बिंदी लगाई। फिर इन दोनों बिंदी के बीच में हमारी एक उंगली का गैप है, हमने यहाँ भी स्काई ब्लू कलर लगाया। उसके नीचे हमने एक उंगली का गैप लिया, यहाँ पर हमने येलो कलर लगाया। तो हमारे ये कलर लाइन से आ गए। इसके बाद हम थंब पे भी लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने येलो कलर लगाया थंब पे नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट्स है आपके नी पेन में भी काम करेंगे, आपके बैक पेन में भी काम करेंगे, आपके ऑस्टियोपोरोसिस में भी काम करेंगे, आर्थराइटिस में भी काम करेंगे। लेकिन हम नी पेन के लिए हम एक एक्स्ट्रा कलर और लगाएंगे, ऑरेंज कलर। उसको जो हमारी मिडल फिंगर है, उसका जो हमारी देखो उंगली में 3 जॉइंट होते हैं, ऊपर वाला जॉइंट, बीच वाला जॉइंट और नीचे वाला जॉइंट। तो जो हमारा बीच वाला जॉइंट है, इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑरेंज कलर। दोनों हाथों की उंगली पर हम इस प्रकार से लगा लेंगे। और देखिए, इस कलर को आप अपनी, हमारे पैरों में जो ये उंगली आती है, ये वाली अंगूठा, उसके साथ वाली उंगली और ये वाली जो हमारी उंगली जो पैरों में सेम ये वाली उंगली आएगी, उसके बीच में जॉइंट पर हम इस कलर को लगा सकते हैं, ताकि हमारे हैंड्स फ्री हो जाए, क्योंकि हमारे बार बार हाथ पानी में गीले होते हैं तो ये कलर निकलने का रहता है। तो आप इस प्रकार से कलर हम पैरों में लगा सकते हैं। इस प्रकार से हमारा जो ट्रीटमेंट हुआ है, हमारा आर्थराइटिस का भी हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस का हो गया, हमारा नी पेन का हो गया, प्लस जो हमने आयुर्वेदिक टिप्स जानी कि कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे खाने की। जो हम खाना जल्दबाजी में खाते हैं, तो हमारा जो जीआईटी सिस्टम है, जो खाने को पचाता है, इसको जो संदेश होता है वो हमारे ब्रेन से ही मिलते हैं, क्योंकि हमारा जो सुपर पावर है वो हमारा ब्रेन है। हमारे ब्रेन से पावर मिलता रहता है कि आप खाना हमने इस टाइप का खाया है, इस पर ज्यादा फैटी फूड है, इस पर ज्यादा प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है। तो वैसे ही हमारी बॉडी से एंजाइम्स और गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट्स होते हैं, जो हमारे ड्यूडेनम में आके मिलते हैं, हमारे स्टमक में एचसीएल आकर मिलता है। अगर आप खाना खाते हो, आपका ध्यान कहीं और है, जब जल्दबाजी में खाना खाए तो हमने अपने ब्रेन को अलग जगह एक्टिव कर दिया, तो वो उसके जो सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व का कॉम्बिनेशन बिगड़ जाता है, और वो मैसेज हमारे जीआईटी ट्रैक तक नहीं जाता कि हमने जो खाना खाया है तो उसमें कितने जूसेस मिलाने हैं और किस टाइम मिलाने हैं। तो आपने चाहे कितना भी बढ़िया खाना खाया हो, कितना पौष्टिक खाना खाया हो, अगर उसमें जूसेस सही टाइम पर नहीं मिलेंगे, नहीं टाइम पर ऐड होंगे, तो आपके जो खाने से रस नहीं बनेगा।
तो आपको पता है कि रक्त से ही रक्त बनता है, रक्त से हमारे आगे मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और हमारे जितने शुक्र है और ओज बनता है। तो हमने शुरुआत ही गलत कर दी, हमने खाना ही बहुत हरी एंड वरी में खाया। तो जो हमारी बॉडी को कैल्शियम, सब चीजें, पोटेशियम चाहिए, तो हम चाहे कितनी हरी सब्जी खा लिए, कितनी पत्ता गोभी खा लीजिए, आपके लिए वो सब नलीफाई हो जाएगी। इसलिए खाना हमेशा 10 मिनट उसको प्रसाद समझ के आराम से खाइए। ये हम अपना काम, ये हम अपने हर वर्कशॉप में सबको बताते हैं कि आप सबसे पहले भोजन को प्रसाद समझिए, क्योंकि भोजन से ही हमें ऊर्जा मिलती है। हम कहते थे कि दिन भर हम कमाते हैं इसलिए कि हमें खाना खाना है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, लेकिन जब हमें वो चीज मिल जाती है तो उसकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खाना आराम से खाएं, चबा चबा के खाएं, उसमें हम लार, हमारी जो लार है वो उसमें मिश्रित हो, हमारे एंजाइम से, हमारे दूसरे स्वस्थ मिश्रित होंगे, तो हमें बाहर से अधिक चीजें खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर अपना आहार विहार, जो हम कहते हैं बार बार, अपना आहार विहार, ब्रह्मचर्य, हम नींद को अगर ठीक कर ले तो वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। जैसे जो लोग रात को अगर देर तक जागते हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, उनको अक्सर कब्जे की शिकायत रहती है। आप नोटिस करिएगा, जो आजकल के बच्चे हैं, सभी को 10 साल से लेकर बच्चे को आजकल सबको कब्जे की शिकायत है और माँ बाप परेशान रहते हैं। उसकी एक वजह यह है कि रात को देर तक जागना, बच्चे 2-2, 3-3 बजे सोते हैं और सुबह 10-11 बजे उठते हैं। तो दुनिया की कोई भी थेरेपी उनके कब्जियत को ठीक नहीं कर सकती। तो छोटी छोटी बातें अगर हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे, जीवन में अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रहने लग जाएंगे। तो मैंने आपको जानकारी दी, अब आके आपको अजय जोशी जी, हमारे जो नेचुरोपैथी के माइंडेड है, सुपर मास्टर है, वो आपको बताएंगे कि कैसे हम नेचुरोपैथी के द्वारा अपने इन रोगों को ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मातृशक्ति को नमस्ते। क्योंकि सरस्वती सोसाइटी नाम इतना सुंदर है ना। तो आज हम जो बात करने वाले हैं स्पाइन और एजिंग हेल्थ, है ना। तो उम्र बढ़ना एक स्वाभाविक क्रिया है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा, है ना। तो स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे हम नई गाड़ी खरीदते हैं, महंगी गाड़ी हो, तो उस शुरू में उसको सर्विसिंग कराते हैं, हम मेंटेन करते हैं, खूब खर्चा करते हैं। जैसे जैसे गाड़ी पुरानी हो जाती है, हम लापरवाही करने लगते हैं और हमको गाड़ी बदलना पड़ती है। पर यहाँ ये जो शरीर मिला है, शरीर रूपी गाड़ी, इसमें हम मेंटेनेंस करते हैं पर इसको बदल नहीं सकते, है ना। तो इसको हमको थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, है ना। अब सुधार हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने स्पाइन को समझना है कि स्पाइन क्या है ना। क्योंकि एजिंग मैंने बताया कि स्वाभाविक क्रिया बढ़ना है। तो ऋण जो है हमारी शरीर का आधार स्तंभ है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते बिना स्पाइन के। स्पाइन के अंदर इतनी 33 जो वो है अंदर बोन्स का कॉम्बिनेशन है, उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है। इससे हमारा पाचन का डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना, निष्कासन, ब्रीदिंग, है ना, ब्लड सर्कुलेशन, ये सब चीज इससे जुड़ी हुई है। पर हमारी कुछ गलतियां होती है। हमेशा ये ध्यान रखना, रोग आते नहीं बुलाए जाते हैं, खूब खर्च करके मंगाए जाते हैं। इसके लिए एक बहुत सुंदर चीज किसी ने लिखी है कि हम रोग लेने जाते हैं और स्वास्थ्य हमारे घर आता है। आपने देखा होगा, दूध वाला हमारे घर आता है, पानी हमारे घर आता है, पर हमको कुछ बुराई लेना हो तो जाना पड़ता है। तो हमको थोड़ा सा ही ध्यान रखना है। सबसे पहले फोम और आरामदायक गद्दे, इनसे हमको बचना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम फोम या आरामदायक गद्दे पे लेटेंगे तो ये हमको, हमारी स्पाइन को कहीं ना कहीं वीक करता है। हाँ, अब लाइफ स्टाइल के लिए जब हम कहीं 5 स्टार या बाहर के घूमने जाते हैं, वहां के गद्दों को एंजॉय कर सकते हैं 2-4-10 दिन के लिए। पर यदि सामान्य रूप से हम यदि देखें, और इसमें सबसे बढ़िया है रुई का गद्दा, क्योंकि, है ना। फिर जो हमारा तकिया होता है, सिरहाना जिसको बोलते हैं, ये हमें नहीं लेना चाहिए। पर अगर हमारी आदत है 2 तकिए लेने की, तो हम 1 तकिया कर लें। 1 तकिए की है हमारी आदत, तो मतलब चादर ले ले, है ना। और तकिया हमेशा कंधे के नीचे होना चाहिए। शवासन में लेटे हैं तो, साइड में लेटे हैं तो नीचे कंधे पे नहीं आना चाहिए। तकिया लेना भी एक कला है। फिर यहाँ एक चीज जो अक्सर मैं बोलता हूँ, हमारा सोने का गलत तरीका, उठने का गलत तरीका, बैठने का गलत तरीका। सोते समय हमको ये ध्यान रखना है, हमारा पैर कम से कम मुड़े। कई हमारी मातृशक्ति का है या भाई लोग का है, पैर मोड़ के सोते हैं। तो पैर मोड़ के सोने में घुटने की तकलीफें बढ़ती है। हाथ मोड़ के सोते हैं, हाथ दबा के सोते हैं। सोने के तरीके में थोड़ा हमें एक कोशिश करना है कि हम
हल्के वस्त्र पहने, जैसे हम लोग हल्के वस्त्र का इस्तेमाल हम बताते सोने से पहले, और स्नान करके हाथ मुंह धो के सोए, गर्म पानी में पैर रख के सोए, ताकि हमारी नस नाड़ियां खुले। इसको हम हार्ट फूड बात भी कहते हैं। फिर हम लोग ये आदत, कंप्यूटर है, किचन का जो हमारा स्टैंड होता है उस पर हम सब झुक झुक के काम करते हैं, आगे की तरफ झुक के। तो हमको ये थोड़ा सा समय देना चाहिए कि हम 5-10 मिनट मकरासन में या भुजंगासन, कोई योगासन हम कर सकें, है ना। और हमारा जो बैठक हो वो स्पाइन थोड़ी सी सीधी हो, कोशिश करना है। चलते समय हमारी स्पाइन को थोड़ा हम सीधा रखें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि तन के चलो, तन के नहीं चलना है, पर झुक के भी नहीं चलना है ना। और जब भी वजन उठाने का काम पड़ता है तो दोनों हाथों में बराबरी से वजन उठाओ, ये चीज हमको करना चाहिए। क्योंकि जरा सी गलती, जरा सा हमारा काम करने में नजर चूकी, दुर्घटना घटी, है ना। वरना एक कोटेशन लिखा होता, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो ये पेट दर्द का कारण बन सकता है। कभी भी एक हाथ से, यानी एक साइड से बाल्टी, अटैची या ट्रंक, ये वस्तु नहीं उठाना चाहिए, है ना। लेटते समय झटके से नहीं उठना, हमेशा करवट से उठना। अब यहाँ भी वो क्या होता है, हर चीज के दो तर्क होते हैं। जैसे हम यदि योग वालों की बात करें तो योग हमेशा बोलता है लेफ्ट करवट से उठो, पर श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं राइट करवट से। अब कंफ्यूजन, राइट से उठे लेफ्ट से उठे, तो सीधा गणित है, जिस करवट आप कंफर्ट हो उस करवट से उठे, पर उठना करवट से है, दोनों हाथों का सपोर्ट देकर उठना है। फिर तेज चलना, भागना, दौड़ना, है ना। जैसे हम चढ़ाव चढ़ते हैं तो चढ़ाव चढ़ने से घुटने का फ्लूइड बनता है, और चढ़ाव उतरते समय झटका लगने से वो लिगामेंट टूटने का डर होता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जब भी चढ़ाव उतरना है आहिस्ता उतरना है, या लिफ्ट लगी हो चढ़ो पैदल, उतरो लिफ्ट से, ये करना है। और अगर हम वॉकिंग करने जाते हैं, जॉगिंग करने जाते हैं, तो शूज जो होना चाहिए वो पंप शू होना चाहिए। थोड़ा सा हमको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने हमें यह अमानत दी है। इस अमानत को यदि हम सही तरीके से समझेंगे तो हम इसका फायदा उठा पाएंगे, है ना। अब इसके लिए एक जो बात है खाने पीने की, आहार के, इसमें आहार में जिंक फूड खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। जिंक और जंक एक ई की ही मात्रा का फर्क है, पर ये कई हमको, है ना, नुकसान करता है जंक फूड, जिंक फूड फायदा करता है। फिर हमें एल्यूमिनियम बेस्ड, है ना, जो हमारा कुकर होता है या जो तवा होता है, जो हमारा फ्रेंच फ्राई होता है, इनको हमको एल्यूमिनियम घर से निकाल दो। हमेशा ध्यान रखना, जब देश आजाद हुआ था तब चौराहे चौराहे पे लोगों को चाय पिलाई गई फ्री, और आज हम चाय के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते। ऐसे ही जिनको सजा मिलती थी, मृत्यु दंड मिलता था, उनको स्लो पॉइजन देने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खिलाया जाता। और आजकल हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं हमारे घर में एल्यूमिनियम घुस। अब जैसा साधना जी ने बताया, अनिता जी ने बताया कि जोड़ों का दर्द का वो क्या है कारण, तो सबसे मेन कारण है विटामिन डी, है ना। और क्योंकि हम महिला हैं तो महिलाओं के लिए आयरन भी जरूरी है। तो ये विटामिन डी और आयरन, इन दो को यदि हमें रोकना है, होल्ड करना है, तो विटामिन डी के लिए हमें सूर्य लेना पड़ेगा। कैल्शियम यदि बचाना है शरीर में, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है, तो हमें विटामिन डी लेना पड़ेगा। तो विटामिन डी का सबसे सुंदर सोर्स है सूर्य महाराज। सुबह की धूप ले लो, है ना। अगर कहीं समस्या है कि हम धूप नहीं ले सकते, जैसे बच्चों का टिफिन बनाना है या कुछ हमारे ऐसे कुछ काम काज है, तो एक पारदर्शी बॉटल में शुद्ध पानी भर लो, ऊपर कुछ पानी खाली रखो और उसको धूप में रख दो, कड़क धूप में। 5-6 घंटे की लकड़ी के पटिया पे रख के धूप में रख दो, 5-6 घंटे की धूप मिला, उसको उतार लो, और नेक्स्ट डे यदि हम उसका पानी पिएंगे तो उसमें भी विटामिन डी। पर ये उन लोगों के लिए जिनको समय नहीं है, पर हम लोग थोड़ा समय निकाल सकते हैं, जैसे गार्डन है या कोई टेरेस है, तो वहां धूप में हमको बैठ। प्लस जब भी हम स्नान करने जाए, स्नान करके आके 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी पीना है, तो इससे हमारी ब्लड प्रेशर संबंधी कई समस्याएं दूर होती हैं। अब प्रेशर, ब्लड प्रेशर कहीं ना कहीं हड्डियों से जुड़ा है, एजिंग से जुड़ा है, हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
खाने में हमको कैल्शियम डाइट, है ना, यहाँ हमको ध्यान रखना है कि हम कितना भी भर रहे हैं, यदि पेंदा फूटा हुआ है तो टिकेगा नहीं। तो हमको क्या करना है ना, हाँ, कैल्शियम की जो उसके लिए पूर्ति के लिए हमको करना है चूना, जो एक चने की दाल के बराबर हमको चूना दालें सब्जी में मिला लो, और ये दालें सब्जी में मिला के हम उसको यदि हम खाते हैं सुबह शाम तो हमारी कैल्शियम की पूर्ति। बाजार की जो कैल्शियम आती है ये कैल्शियम कम, उसके पिलर ज्यादा होते हैं जो नुकसान करते हैं। अभी मातृशक्ति को एक बीमारी बहुत तेजी से चल रही है, इसको हम बोलते हैं थायराइड, है, थायराइड बढ़ रहा है। तो मैं अब थायराइड की बात नहीं करूंगा क्योंकि हमारा विषय है स्पाइन। स्पाइन में यदि कैल्शियम, हमेशा ध्यान रखना आपके घर में यदि 15 नौकर हैं और आप 10 लोग हैं और आपको नौकर कम करना है, तो सबसे पहले आप उन्हीं नौकरों को कम करेंगे जो काम नहीं करते। जब भी कैल्शियम कम होता है शरीर से तो सबसे पहले जो हम्प होता है पीठ, यहाँ से शरीर कैल्शियम खींचता है, फिर खींचता है एडी से, फिर खींचता है घुटने से। हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा कैल्शियम ऐड करते रहो। जब हम 50+ हो जाए तो हमको कैल्शियम डाइट लेना चाहिए। अब आयरन बचाना है, आयरन यदि अंदर एब्जॉर्ब करना है तो आयरन के लिए हमको ध्यान रखना है, हमें सी लेना पड़ेगा, सिट्रस फूड, खट्टे फल जिसमें नींबू सबसे अच्छा है, और नींबू के 8-10 बूंद सफिशिएंट होती है हमारे खाने में लेने की। तो हमको ये करना है। फिर एक सवाल आपका भी आया कि तो सूर्य का जल कौन सा लेना है, तो जिसमें सूर्य की रोशनी अंदर तक पहुंचे, मतलब पारदर्शी बॉटल, और ढक्कन पैक करके, हमें कॉक लगा के ढक्कन लूज नहीं रखना है, पूरी बॉटल भर के नहीं रखना है, और लकड़ी का पटिया रखना है। ऐसे इसमें ग्रीन बॉटल भी आती है, येलो बॉटल भी आती है, बहुत सारी कलर चिक्स हैं, पर हमको अभी कैल्शियम की बात करें तो हमको ये करना चाहिए, है ना। फिर मैग्नीशियम, है ना, मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो हमको बहुत जरूरी है। तो जिनकी कई लोगों की क्या होता है, मेमोरी लॉस हो रही है ना, बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, है ना। और अभी तो दोनों अनिता जी ने, साधना जी ने आपको कलरफुल कर दिया है, तो आप बाहर जब भी जाएंगे आप एकदम अलग दिखेंगे, यार क्या है ना, कुछ चीज अलग कर रखी है। तो ये हमको मैग्नीशियम के लिए मैग्नीशियम मिल्क, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका यूज शुरू करें। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ भी नहीं है, ये पिंड खजूर का दूध है, खारक का दूध है, पर हम खारक का दूध बोलते हैं तो हमको लगता है सामान्य। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अभी एक बहुत दूध चल रहा है गोल्डन मिल्क, रात को पीना चाहिए गोल्डन मिल्क। अब ये गोल्डन मिल्क क्या है, दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल दी, गोल्डन मिल्क हो गया। तो ये चीजें हमको लेना है ना। और खाने में जो भी हम ध्यान रख सकते हैं, सीजनल खाना है, शाम को जैसा साधना जी ने बताया, दालें अवॉइड करना है, गरिष्ठ भोजन अवॉइड करना है। शादी पार्टी में जाना है तो लिफाफा वसूल नहीं करना है, घर से कुछ खा के जाओ या उल्टा खाना शुरू करो, है ना। हमको थोड़ा सा ये तला गला गरिष्ठ भोजन से शाम को बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम वेलनेस की तरफ ध्यान देंगे तो हमें सिकनेस की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। नहीं तो वेलनेस की तरफ ध्यान नहीं दिया तो सिकनेस तो होना ही है ना। एक छोटे से सवाल के साथ मैं अपनी बात लगाम दूंगा, क्योंकि टाइम का बंधन है और आप लोगों से बहुत सारी बातें करना है और की है, और इसको, है ना, हमेशा ध्यान रखना, नॉलेज अच्छा है ना, पर नॉलेज का भी कॉन्स्टिपेशन होता है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, है ना, अपन बैठेंगे। एक छोटा सा एक प्रश्न मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि गेहूं उगाएंगे तो गेहूं मिलेगा, राइट, मक्का उगाएंगे तो मक्का मिलेगी, चना उगाएंगे तो चना मिलेगा, पर कुछ नहीं उगाएंगे तो क्या मिलेगा। फिर इस सवाल को मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मेरा सवाल आज के इस जूम मीटिंग का बेस है। चना उगाएंगे तो चना मिलेगा, मक्का उगाएंगे तो मक्का उगाएंगे मिलेगा, गेहूं उगाएंगे तो गेहूं, कुछ नहीं उगाएंगे तो। ऐसा कोई खेत नहीं है जिसमें कुछ नहीं उगाया तो कुछ नहीं मिलेगा। गाजर घास उगेगी, पत्थर मिलेंगे, इसका मतलब क्या है, उगाना तो पड़ेगा। हमें क्या करना है, एज के हिसाब से हम बढ़ रहे हैं तो हमें कुछ कर्म तो करना पड़ेगा। और अगर हमने अपनी जवानी में, अपनी उम्र में अच्छे सुधार कर लिया अपने आप पे, पर यहाँ
मैं जो मेरी मातृशक्ति को अभी देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, हम सब 40+ है। तो हमने क्या किया, जवानी में खूब मेहनत की, हड्डी तोड़ मेहनत की, एक सफलता पाने की, और आज सफल हैं तो हम आज पैसा लगा रहे हैं उस हड्डियों को वापस लेने। तो हमें फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान रखना है, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, जैसा आपको निर्देश मिलता है उसका पालन करना है, खाना चबा चबा के खाना है, पानी धीरे धीरे पीना है, और दादी नानी के नुस्खों को याद करना है। हमेशा एक सवाल अपने आप से पूछना, कुछ भी तकलीफ हो, आंख बंद करके बैठना, मेरी दादी होती मुझे क्या होती, मेरी नानी मेरे को क्या होती, वो आपको समझ में आ जाएगा। वही है जो ये लेक्चर चल रहा है। ठीक है, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आखिरी में जाने से पहले एक 2 लाइन बोलना चाहूंगा कि मैं और मेरा यार, यार मतलब स्वास्थ्य, यार मतलब परमात्मा, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते थे, फर्क इतना था कि मिलने को तरस। आज मैंने आज मयंक जी ने, आज अनिता जी ने आपको वो रास्ता दिखा दिया है आपके स्वास्थ्य का, लाभ लें जी। धन्यवाद। हेलो, जी भाई। नमस्कार सर। नमस्ते। बहुत अच्छा आज आपने बताया कि किस तरीके से स्पाइन से हम कर सकते हैं अपनी देखभाल, और ये जो भी चीज़ें लोगों ने जानी है इसका बहुत अच्छे से हमारी जो भी पार्टिसिपेंट हैं, महिलाएं, सारा यूज करेंगे, और इसको बहुत अच्छे से आप लोग करिए। यहाँ आज काफी कुछ आप लोग ऑलरेडी जान चुके हैं और समय भी कम है। मैं आपको केवल एक मुद्रा के बारे में बात करूंगा जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स के लिए, जितनी प्रॉब्लम्स आज आपने देखी और सुनी है, इन सब के लिए एक ही मुद्रा काम करेगी, जिसका नाम भी संधि मुद्रा, जॉइंट मुद्रा, अर्थराइटिस मुद्रा है। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। इसमें एक हाथ की हमें रिंग फिंगर को अंगूठे से टच करना है, और दूसरे हाथ की मिडिल फिंगर को हमें अंगूठे से टच करना है, और इस तरीके से इस मुद्रा को बनाना है। ये पूरे दिन में आप 45 मिनट तक कर सकते हैं। इसको खाने के तुरंत बाद नहीं करना होगा, खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। उसके अलावा आपको इसको करना है खाने के 20 मिनट बाद आप इसको स्टार्ट करते हैं आप। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप दिन में 15-15 मिनट का इसका डोज बना लेंगे, खाने के 20-25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आप इस मुद्रा को करें, तो आपको जो जॉइंट्स हैं, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है या जो हड्डियों की प्रॉब्लम है, उनमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा अगर किसी को बैक पेन है, तो बैक पेन में एक स्पेशल मुद्रा होती है जिसको हम बैक पेन मुद्रा बोलते हैं। उसमें हमें क्या करना होता है कि इस एक हाथ की पहली उंगली को अंगूठे से दबाना होता है नाखून को उसके बाद फिर मिडिल फिंगर को और स्मॉल फिंगर को अंगूठे से टच करना होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने इस मुद्रा को बनाएं, और साथ के साथ आप कभी भी इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैठ के सुखासन में या वज्रासन में करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको और ज़्यादा मिलेगा। लेकिन अगर आप कभी भी चलते फिरते बैठ के कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इनके आपको बहुत अच्छे इफेक्ट मिलेंगे। इस तरीके से आप इन मुद्राओं को प्रैक्टिस करें। इसके अलावा स्पाइन के बारे में आज काफ़ी कुछ बात हुई है। हम जल्दी एक और सेशन स्पाइन पे रखेंगे, क्योंकि स्पाइन जो है, हमारी रीढ़ की हड्डी जो है, वो केवल हमारे हड्डियों के रोगों का आधार नहीं है, हमारे पूरे शरीर का आधार है। हम अपने इस स्पाइन को ठीक रख के अपने बाकी के पूरे शरीर को ठीक रख सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि हर मन का जो है, जो हमारे स्पाइन के जितने भी रीढ़ की हड्डी के मनके हैं, वो सब किसी ना किसी ऑर्गन से, किसी ना किसी परेशानी से जुड़े हुए हैं। जैसे सर्वाइकल की मैं बात करूँ, C1 से C7, तो वो हमारे पूरे शरीर के अलग अलग अंगों से जुड़े हुए हैं। तो इनको आपको देखना है, इनको आपको समझना है। इस पर हम एक स्पेशल सेशन रखेंगे कि स्पाइन से आप पूरी बीमारियों को कैसे दूर कर सकते हैं, पूरी शरीर को कैसे ठीक रख सकते हैं, स्पाइन पे मसाज करके, स्पाइन के आसपास ऑयल लगा के, और इस सब चीज़ों पे हम आगे बात करेंगे। आज के सेशन में हम 2-4 क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि इसके बाद हमने स्पेशल आपके लिए एक सेशन रखा है जो आपके लिए इसलिए रखा था कि हमें पता था कि कई सारे क्वेश्चन आंसर आएंगे और टाइम हमारे पास कम रहेगा। तो हम मंडे को ठीक इसी समय पे, इसी तरीके से आप लोग के क्वेश्चन आंसर लेंगे। आप लोग तब तक क्या करिएगा कि इस सेशन को, ये इसका रिकॉर्डेड वीडियो आज आपको मिल जाएगा, इस सेशन को बार बार देखिएगा, और आपके जो भी क्वेश्चन हो उनको आप नोट करिएगा,
उनके हमारे सारे एक्सपर्ट्स बैठेंगे और हम लोग मंडे को आपका इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे जो भी आपसे इससे रिलेटेड आए। और इसके अलावा भी अगर कोई और क्वेश्चन आपको इन बिटवीन आएंगे इन टाइम में तो हम लोग उनके भी आंसर करेंगे। तो आप लोगों से बस यही निवेदन है कि ये जो वीडियो आपको मिलेगा वो आप भी देखिएगा, आपके और दूसरे लोगों को शेयर करिएगा जिससे मैक्सिमम लोग आ पाएँ और मैक्सिमम लोग इस चीज़ का फायदा उठा पाएँ। और मैं कहूँगा शिखा गुप्ता जी से कि वो एक बार आए। और क्या एक चीज़ लास्ट में मैं और आप सब लोग का एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से ये ऑर्गेनाइज किया है। काफ़ी अच्छे नंबर हमारे को मिले, आज लोग जुड़े हैं, पार्टिसिपेंट जो भी जुड़े वो लगातार जुड़ते रहे हैं। पिछले 15-20 मिनट पहले तक लोगों ने किया है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक चीज़ जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि अगर आप जो भी चीज़ें हैं उनके लिए हवन कप को जरूर आप इस्तेमाल करें। ये एक ऐसी चीज़ है जो हम हमेशा बताते हैं कि आज अच्छा दीपिका शर्मा जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाई है किसी वजह से, मगर होते तो इसका और अच्छे से आपको बताते कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है जो एस्ट्रोलॉजिकली हो, चाहे वो अरोमा से जुड़े हुए हो, तो आप ये हवन का इस्तेमाल जरूर करिएगा। ये मेरे ख्याल से आप लोग में से कई सारे लोग तो ऑलरेडी करते भी हैं। इसको आप डेली अपने घर में जलाइए। इस पे जो एस्ट्रोलॉजी की जो सामग्री है नवग्रह से रिलेटेड वो आपको मिल जाएगी अनीता जी से, साधना जी से, वो आप जलाइए। इसके साथ आप 2-3 चुटकी उसके डालिए, कपूर डालिए। और इस वक्त कोरोना टाइम में मैंने इसका बहुत अच्छा प्रयोग देखा कि इस पे हमने 4 लौंग जलवाई। इसको जलाने के बाद आप इस पे 4-5 लौंग रख दीजिए। उसका क्या फायदा हुआ कि जो लौंग को खाने का इफेक्ट है, जैसा आप काढ़े में करते हैं, लौंग ले लीजिए, एक छोटा सा किलो का टुकड़ा ले लीजिए, देसी घी, इन सब जड़ी बूटियों का जो इफेक्ट आया, उसके धुएं का जो इफेक्ट आया, क्योंकि धुआं क्या करता है बहुत ही माइक्रो लेवल पे आपके शरीर में जाके जो आप सूंघते हैं, जो आप धुएं से लेते हैं। इसका एक एग्जांपल ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब आप किसी मिर्ची को खाते हैं तो आपको लगती है, लेकिन अगर उसे जला देते हैं तो उसका धुआं सबको लगता है, सबको मिर्ची लगती है। तो वो चीज़ इसमें भी रहेगी। आप लोग इसका उपयोग करें, इसका लॉन्ग का फायदा उठाएं, इन सब चीज़ों का फायदा उठाएं, क्योंकि जो हमारी होलिस्टिक थेरेपीज है इनका हमें मैक्सिमम फायदा उठाना है और मैक्सिमम लोगों तक लेके जाना है। तो यही मैं अपने आप को रोकूंगा और शिखा गुप्ता जी से कहूँगा प्लीज आप आए और इस सेशन को हम लोग एंड करें। जी मंडे को हम धन्यवाद लोग मयंक आपको जी, जी धन्यवाद मयंक जी, धन्यवाद साधना जी, धन्यवाद अनीता जी और अजय जोशी जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी आज हमें दी और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को बहुत इसका फायदा होने वाला है। सभी थोड़ा भी इसको फॉलो करते हैं तो हम अपनी स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रख सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। अभी टाइम है आपके पास, दें कि अभी नहीं? जी हम 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं 13 मिनट। हाँ, कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो कोई भी पूछ सकता है, हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपना। के लिए मिक्सर पूछना है। दोबारा रिकॉर्डिंग कहाँ से देखें? ये आपको वीडियो मिल जाएगा। नमस्कार, हेलो, कहाँ पे मिलेगी? ये ग्रुप में वीडियो मिल जाएगा। ओके। हाँ, किसी को भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है वो भी। हाँ नमस्कार, मैं कपिल अग्रवाल बोल रहा हूँ। मैं और मेरी पत्नी है यहाँ पे कविता अग्रवाल, हम लोग इंडोनेशिया से बोल रहे हैं, जकार्ता से। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा आपका और हमको काफी इसमें आज जानने को मिला। और अब जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो हम अपने स्पेसिफिक क्वेश्चन तैयार रखेंगे आपसे पूछने के लिए, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं तो हमारा भी काफी बिजी शेड्यूल रहता है। तो ये अच्छी अच्छी बातें जो आपने बताई हैं, तो ये इसको हमारी वाइफ जिसको लिख भी रही थी साथ साथ, ये हमारे काफी काम आएंगी। ओमन का हमें समझ नहीं आया कि ये चीज कैसे कहाँ से जुड़े हुए हैं आप? जकार्ता से, इंडोनेशिया में। मैं शिखा गुप्ता का बड़ा भाई, मंडे को आपके आंसर्स करेंगे। हाँ, मैं शिखा गुप्ता का बड़ा भाई हूँ और यहाँ रहता हूँ। ये जो आपने होमम का बताया ना, उसमें क्या लौंग और धूप बत्ती भी जला सकते हैं हम? नहीं, धूप आप गूगल जला सकते हैं, गिलोय जला सकते हैं, इसके अलावा लोवान आप जला सकते हैं। इसमें ऑलरेडी कई सारी चीजें पड़ी हुई हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पे जकार्ता में मिलना मुश्किल है ना ये चीजें। उसका अलग एक अल्टरनेट ढूंढ रहे थे हम लोग। अल्टरनेटिव बता दीजिए आप। हाँ, ये तो रेडी टू यूज है, इसमें सारा कुछ पहले से पड़ा हुआ है। लेकिन अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप ये कर सकते हैं कि आप कपूर के साथ लौंग जला लीजिए, उसका जो धुआं आएगा वो भी आपको फायदा देगा। ठीक है, हाँ, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू। इस चीज में फायदा करते हैं ये हेलो, कोरोना के लिए?
हाँ, हाँ, मतलब किसी भी धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहा है, अगर वो पूछना चाहता है, उसके दिमाग में कुछ बाद में आता है, तो इस ग्रुप पर 2 दिन तक हमारे सभी डॉक्टर्स आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देंगे। तो आप चाहें तो उस पे आप लिखकर पूछ सकते हैं। Can I ask something right now? आप सभी का ये ब्लड कोई प्रेशर और है जो पूछना चाह रहा है? हाँ, यस विनीता, आई एम विनीता। हाँ पूछिए। मैं पूछना चाह रही हूँ, जो कलर थेरेपी बताई थी वो कितनी देर लगाना होता है कलर, कितना मिनिमम, व्हाट इज द टाइम? 7 to 8 hours in a day। ओके। और कोशिश करिए कि दिन के टाइम में लगाएं, क्योंकि कलर्स रात को कम इफेक्टिव हो जाते हैं। रात को जब तक आपके कमरे में बत्ती जल रही है तब तक वो इफेक्टिव है। ओके। बट हाँ सोने के बाद उसका कोई अगर नहीं, अगर हाँ तो नहीं फर्क करता है, बट उसका इफेक्ट कम हो जाता है। राइट, थैंक यू सो मच। उसका इफेक्ट कम हो जाता है। थैंक यू मैम। ओके। ये ब्लड प्रेशर के लिए भी कोई कलर थेरेपी है क्या? ब्लड प्रेशर के लिए क्या चीज हो सकती है? हाँ जी। ब्लड प्रेशर के लिए आप लेफ्ट हैंड के थंब पे यहाँ पीछे की तरफ, यहाँ थंब पे यहाँ पीछे की तरफ आप ब्लैक कलर लगा के रखें। ये ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो, हाँ हाई, अगर हाई है तो, हाँ हाई है। हाँ अगर लो है तो आप ब्लैक कलर मत लगाइएगा, मतलब फिर अलग कलर लगेगा। तो अगर ब्लड प्रेशर आपका हाई रहता है तो थंब पे, लेफ्ट थंब पे। अच्छा, जैसे ये लगाया भी हमने, ये लगाया जो। नो नहीं, नीचे लगाए, ऊपर लगाना है, ऊपर और नीचे, ऊपर वाले। ये देखिए मैंने ऊपर लगाया, ये देखिए, दिख रहा है आपको? नहीं, नेल के नीचे। ये देखिए, हाँ दिख गया, नेल के नीचे, नखून के नीचे, नखून हाँ, नेल के नीचे, नेल के नीचे। अच्छा, यहाँ आपको लगाना है। ठीक है। और खाने में क्या चीज इसके लिए, ब्लड प्रेशर के लिए? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में हम आपको वो कर देंगे, ये कर देंगे। आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछिएगा तो हम बता देंगे आपको। इस ग्रुप पे आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। हम 1-2 दिन तक आपको क्वेश्चंस के आंसर देंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत फायदा होने वाला है आज की इस वर्कशॉप से। और हम एक बार आपका फिर सभी बहुत अच्छे से धन्यवाद करते हैं कि आपने इतना टाइम दिया हमें, हमारे सभी साथियों को। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी वर्कशॉप हम दोबारा फिर से करते रहें और हमारे सभी दर्शकों को इससे फायदा होता रहे। धन्यवाद शिखा जी। धन्यवाद शिखा जी, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। थैंक यू। पूरी मेरी ऑर्गेनाइजर टीम को, पूरी सभी का सहयोग हमारा रहा, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों के लिए। बहुत धन्यवाद सबको। एक बार हम लोग चाहेंगे कि सारे लोग अपना वीडियो ऑन कर ले, तो सारी टीम का, सब लोग के एक बार हम हाँ जी, श्योर जी जरूर ले लीजिए। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, नी पेन के लिए बताया था, तो आपको 1 चम्मच देशी गाय के घी में 2 चुटकी सौंठ, मतलब जो सूखी अदरक है उसको मिला के उसका पेस्ट बना के खाना है, तो लुब्रिकेशन का भी काम होगा और दर्द भी कम होगा। चुटकी इसलिए क्योंकि हर एक की चुटकी अपने साइज की है, तो इसलिए अपनी अपनी चुटकी के हिसाब से मात्रा जो होती है वो डिसाइड हो जाती है, क्योंकि कोई भी चीज अधिकता भी नुकसान करती है और कमी भी नुकसान करती है। और इतना सफिशिएंट है। किस समय लेना? किसी भी, आप खाना खाने के आधे घंटे बाद लीजिए या आधा घंटे पहले। और दिन में हर एक, हाँ जी, दिन में 2 बार काफी है शुरुआत में, बाद में आप 1 बार भी ले सकते हैं जब धीरे धीरे आपका दर्द कम होने लग जाए। और ठंड में अगर आप लेते भी रहेंगे तो आपको दर्द, जो ठंड में स्पेशली लोगों को दर्द हो जाता है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि नुकसान नहीं करेगा ये सेवन जो है, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। लेकिन कोई भी आपके जैसे रेमेडी होती है उसको कुछ में ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे साल को आप लेते हैं, जैसे गर्मी में रोक दीजिए, ठंड में फिर से शुरुआत कर लीजिए, या जब आपको दर्द बढ़ते हैं, कईयों को ठंड में बढ़ते हैं, कईयों को बारिश में बढ़ते हैं, उसमें आप 3 महीने फिर से ले लीजिए, फिर इसको स्टॉप कर दीजिए। इस टाइप से आपको रेमेडी लेनी चाहिए, कोई भी रेमेडी हो। बोला एक बार सब अपना वीडियो वो कर लो। हाँ जी, हाँ जी। चल अब तो वो बोला, मैं सबका शॉट ले लिया, बस 300। सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लें जिससे सभी की एक ग्रुप फोटो हो जाए। भैया किसने जरा सा वीडियो ऑन कर दें? ठीक है, मैं वीडियो ऑन कर लूँ। जल्दी से वीडियो मेरा पता नहीं प्रोग्राम कैसा, मेरा चालू हुआ।
चली गई वो। हम पहले पेज पे सबके वीडियो में हमारा वो नेट खराब हो गया अभी। हमारा नेट चलिए आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। अब हम लोग मिलेंगे मंडे को, और आप सभी लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिलेंगे मंडे को। तभी तक के लिए मंडे को फेसबुक पे सर, फेसबुक पे मिलेंगे, फेसबुक पे मंडे को। जी। और इस ग्रुप में भी सभी लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं, तो उन सभी के जवाब आपको इस ग्रुप पर अभी मिलेंगे 2-3 दिन तक। धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।